प्यारे दोस्तों, एक ऐसे दामाद की कहानी सुनाता हूं मैं आपको, जो बहुत ही समझदार और दिमाग वाला था। हालांकि उसकी बीवी अपनी मां यानी उस दामाद की सास के कहने पर चलती थी और हमेशा ही परेशान रहती थी और अपने पति यानी उस दामाद को भी परेशान करती थी। तो उस जो दामाद की क्या चालाकी थी, कैसी समझदारी थी, वो मैं आप इस कहानी में आपको सुनाऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर करने की कोशिश कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। तो कहानी मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान से और प्यार से सुनिए उसे। गोपालपुर गांव की लड़की गौरी और शहर में नौकरी करते हुए गिरी की नई शादी हुई। गौरी की मां कांता खर्च कर देने में आगे पीछे सोचती ही नहीं थी। जो चीजें नहीं चाहिए उन्हें भी खरीद कर घर में छिपा रखने की उसकी आदत थी। उसके पति का नाम रमन था। पति रमन उसे समझाते समझाते थक गया, पर उस कांता ने उसकी एक ना सुनी। उल्टे वह बहुत से ऐसे काम करती रहती जो उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं थे। कांता अपनी बेटी को ससुराल भेजती उससे बोली, अरे बुद्धू, अपने पति से हर बात मत बताना। मर्द औरतों को हर बात पर रोकते रहते हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने या काम करने नहीं देते हैं। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हम हर काम उनसे बताकर ही करें। हम जो करना चाहते हैं निश्चिंत होकर करते जाएं। दमाद उस समय सामान का हिसाब लगा रहा था। तब कांता पास आई और अपने दामाद से बोली, देखिए दामाद जी, आपके ससुर बिल्कुल गंवारू हैं। किसी भी शौक से वे दूर भागते हैं। जब से शादी हुई तब से एक बड़ी इत्र लाने को उनसे कहती आ रही हूं, पर क्या फायदा, आज तक वे नहीं ले आए। सुना है कि शहर की दुकानों में तरह तरह के इत्र मिलते हैं। जब त्योहार पर यहां आएंगे तब गुलाबी इत्र जरूर लाइएगा। फिर गौरी ने अपने पति से कहा, मेरी मां जो भी मांगती है मेरे पिता उसे देने का नाम भी नहीं लेते हैं। फिर भी मेरी मां ने चुपचाप अपना जीवन उनके संग गुजारा है, और कोई होती तो घर छोड़कर कभी की चली गई होती। ऐसा पारिवारिक जीवन तो शत्रुओं के भाग्य में भी ना बदे, कहती हुई आंसुओं को आंचल में से पहुंचने लगी। इस बीच रमन कमरे में आया तो मां बेटी की ने बात वहीं काट दी। इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों ने बेटी और दामाद को विदा कर दिया। गौरी जिस दिन अपने पति के घर आई, उस दिन से उधार में तरह तरह की साड़ियां, बर्तन, घर के अलंकार की सामग्री आदि खरीदने लगी। गिरी ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, अब बेकार का इतना खर्च क्यों, हमें तो इन चीजों की जरूरत थोड़ी है। अपनी मां की तरह मैं कोई पुराने विचारों की औरत नहीं हूं कि मैं अपने पति से डरकर जिंदगी काटूं। मेरे मां ने जो भी कहा अपने अनुभव के आधार पर ही कहा है, इसलिए उसकी हर बात मेरे लिए वेद की है, धर्म है। दिवाली के त्योहार में अब थोड़े ही दिन बाकी थे, कल ही हम मेरे घर से निकलेंगे और मां ने जो इत्र मांगा था शाम को जरूर लाना, गौरी ने पति से कहा। बहुत रात हुई पर गिरी घर नहीं लौटा। गौरी घबराने लगी। बहुत रात गुजरने के बाद थका मांदा गिरी आया और आता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। क्या बात है, क्यों इतने ढीले पड़ गए हो, क्या हुआ है, गौरी ने बड़ी आतुरता से पूछा। गिरी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या बताऊं, सास ने जो इत्र लाने को कहा उससे मेरा दिवाला निकल गया। उस गुलाबी इत्र का उपयोग तो तुम्हारी मां की जवानी के दिनों में हुआ करता था, अब उसका उपयोग बिल्कुल ही पुरानी आदत कही और मानी जा रही है। इस वजह से वह किसी भी दुकान में नहीं मिला। आखिर बहुत ढूंढने के बाद एक आदमी के पास वह इत्र पाया, जो एक पेड़ के नीचे कांच की पेटी में इत्रों की शीशी रखकर बेच रहा था। उसकी लंबी लंबी मूछें थी, घने बाल थे। देखने पर समझ में नहीं आया कि वह अव्वल दर्जे का धोखेबाज है। गुलाबी इत्र कहता हुआ कुछ मुझे सुहाया, फिर क्या था, होश खो बैठा। होश में आने पर मैंने देखा वह
आदमी गायब है, सामने सिर्फ पेड़ है। गौरी दुखी हुई तो और बोली, तो फिर वह गुलाबी इत्र कहाँ मिलेगा? भगवान जाने, पहले ये तो बताओ उन 1000 रुपए का क्या होगा जो आज ही शाम को दफ्तर से लिया? वह मेरे वेतन की रकम थी। अच्छी तरह सुन लो, हम जब तुम्हारे घर जाएंगे तब ये रकम अपनी माँ से वसूल करना। ये नुकसान मुझे तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है, ऐसा नहीं हुआ तो याद रखो त्योहार के बाद मैं अकेले घर लौटूंगा, मेरे साथ तुम नहीं होगी। गिरी ने बड़ी नाराजगी से कहा। गौरी डर से कांप गई। पति को इतना नाराज होते हुए पहली बार उसने देखा। किराए की गाड़ी में मायका पहुंचने के बाद गौरी अपनी मां को पिछवाड़े के इमली के पेड़ के नीचे ले गई और बोली, मां, वह गुलाबी इत्र हो या चमेली का, लगता है मेरा दाम्पत्य जीवन ध्वंस करके रहेगा। फिर उसने जो कुछ हुआ था उस सब कुछ मां को बताया। फिर कहा, 1000 रुपए जब तुम दोगी तभी वे मुझे शहर ले जाएंगे। कांता भौचक्का होकर रहेगी। वो बोली, पेड़ के नीचे बैठे किसी बदमाश ने उससे धोखा दिया हो तो मुझे नुकसान भरना पड़ेगा, ये भी कोई बात हुई क्या? तुम्हारे लिए गुलाबी इत्र खरीदने गए थे तो ये अनर्थ हो गया। अगर तुम ये रकम नहीं दोगी तो दंड मुझे मिलेगा, ये भी कोई बात हुई? गौरी नाराज होती हुई बोली, मेरे पास एक पूरी फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं तेरे पिता को इस बात का पता लग गया तो मेरी जान निकाल कर रख देंगे। कांता घबराती हुई बोली, पिता की जानकारी के बिना तुम अनेक काम करती रहती हो, ऐसा ही कोई काम करो और किसी तरह से वे 1000 रुपए अपने दामाद को दे देना। गौरी ने कहा। कांता थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, मेरा दुर्भाग्य है, अब हम कर भी क्या सकते हैं? रकम तो किसी भी हालत में देनी ही पड़ेगी। इस मुसीबत से बचने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। यूं उसने अपनी बेटी से बताया कि हम क्या करें। जिस अलमारी में पैसे थे उसकी चाबी हमेशा रमन अपने पास रखता था। उस अलमारी पर एक मोटी भारी पेटी भी थी जिसमें पुराना सामान भरा हुआ था। उसे नीचे उतारना औरतों के बस की बात नहीं थी। आधी रात को पति के सिरहाने से वह चाबी निकालेगी और दामाद को देगी। फिर दामाद चुपचाप वह पेटी नीचे उतारेगा और अलमारी में से 1000 रुपए निकाल लेगा। सास और ससुर की बातें गिरी ने गौर से सुनी और सास और पत्नी की बातें गिरी ने गौर से सुनी और उसने ये चोरी करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इस पर कांता चिल्लाई। वह बोली, दामाद जी ज्यादा मत बनिए मत, भला ये चोरी कैसे हो सकती है? आपकी जो रकम खो गई उसे ले रहे हो। कोई भी अक्लमंद ये नहीं कहेगा कि ये चोरी है। हाँ, आपकी भी बात सही है, गिरी ने कहा। बिना किसी रुकावट के कांता की योजना सफल हुई। दूसरे दिन त्योहार था। कांता ने अपने पति से कहा, अलमारी खोली, त्योहार का दिन है ना, गहने निकाल लूंगी। रमन ने पुराने सामान की पेटी नीचे उतारी और अलमारी खोली। अंदर गहनों की खाली पेटियां तितर बितर पड़ी हुई थी, उनमें एक भी गहना नहीं था। ये देखते ही कांता एकदम जोर से चिल्ला पड़ी। रमन आश्चर्य प्रकट करता हुआ बोला, अलमारी तो बंद थी, फिर गहनों की चोरी कैसे हो गई? यह सब आपके दामाद का काम है, कहती चिल्लाती हुई गिरी के कमरे में गई। नहीं, सास के गहनों की चोरी गोहत्या के समान है, वह भी त्योहार के दिन। सुनिए, मेरे गहने मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगी, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। गिरी ने बड़ी मासूमी जताते हुए कहा, दामाद को त्योहार पर बुलाकर चोरी का इल्जाम लगाएंगे? यही है आपके घर की मर्यादा? एक क्षण भी इस घर में नहीं रहूंगा। नाराज होता हुआ बोला, पहले मेरे गहने मुझे लौटाइए, फिर चले जाना। अलमारी खोलकर 1000 रुपए लेने को कहा तो मेरे गहनों की चोरी करते हो? आंसू बहाती हुई कांता बोली, क्या कहा? अलमारी खोलकर मुझे 1000 रुपए लेने को कहा? ये सब आपकी घड़ी कहानी है, गिरी ने जवाब दिया। रमन ने उनकी बातों में दखल देते हुए कहा, कांता क्या बक रही है? अपने को काबू में रखकर बात कर। गिरी को ऐसी क्या जरूरत चाह पड़ी कि वह अलमारी खोले और पैसों और गहनों की चोरी करे? मुझे माफ कीजिए, कहती हुई कांता अपने पति के पैरों में गिर पड़ी और सब कुछ बताया जो हुआ। रमन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हारे गहनों की कोई चोरी नहीं हुई है, यह नाटक मैंने और तुम्हारे दामाद ने मिलकर खेला है। तुम उस दिन जब अपने दामाद से कह रही थी कि शहर में गुलाबी इत्र ले आओ,
बगल के कमरे में रहकर मैंने सब कुछ सुना था। मैं तुमसे ये पूछकर तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता था कि इस उम्र में इत्र की क्या जरूरत है। पति की जानकारी के बिना बेमतलब के ऐसे कामों से कितना अनर्थ हो सकता है, यह जतलाने के लिए ही हम दोनों ने ये नाटक खेला है। इस घटना का सूत्रधारी तुम्हारा दामाद ही है। हमारी बेटी की अकल को ठिकाने लगाने वाला दामाद होशियार है। गिरी जेब से एक शीशी निकालता हुआ बोला, साजी लीजिए अपना गुलाबी इत्र। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? एक दामाद की चालाकी और दामाद की समझदारी से उसने अपने सास के दिमाग को पढ़ा और फिर उसे ठीक भी किया, और सास ने इसीलिए अपने पति उस रमन से माफी भी मांगी। तो दोस्तों कहानी के बारे में सोचिएगा कैसी लगी और कमेंट करने की कोशिश भी कीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलूंगा मैं आपसे बहुत ही जल्द।